क्वेश्चन है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र। तो विकल्प यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व है, सैंचुरी है, सामाजिक वन है, नेशनल पार्क है। विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, बायोस्फीयर रिजर्व है। विकल्प आपका ए सही होता है। अपने प्राकृतिक परिवेश में, जिस परिवेश में वो रह रहा है वन्य जीव, उसी परिवेश में उसको सुरक्षित रखना, उसको आरक्षित रखना कानून बना करके, तो इससे हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, प्राकृतिक परिवेश। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। इसका विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प आपका सी सही होता है, गुड़गांव में। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपका सी सही होता है, गुड़गांव है। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहे, एकदम से बेहतरीन क्लास आपकी बनेगी। आप लोग बस शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प यहाँ पर आपका बी सी होता है, उत्तर प्रदेश है। विकल्प आपका बी सी होता है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या पेरियार। कौन सा आपका सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, पेरियार है। पेरियार ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है? आप लोग जल्दी से बताएंगे पेरियार किस स्टेट में है। शाबाश। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान मनाली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर। यहाँ पर आपका विकल्प सी से होता है, साथ ही साथ में बी भी सही होता है। देखिए, जो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है? कुल्लू में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। और ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? उत्तराखंड, यूके के देहरादून में है। ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान के भरतपुर में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपका इधर है, ये तो सुमेलित नहीं है, तो ये एमपी में है। एमपी की राजधानी जो है भोपाल में है। करेक्ट। तो यहाँ पर आपका दो सही होता है, दो सही युग्म में सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आगे रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा भाई? बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर विकल्प आपका डी से होता है, दाचीगाम हाथी। तो विकल्प आपका डी से होता है, दाचीगाम हाथी के लिए प्रसिद्ध नहीं। देखिए गिर, ये जो है गिर एकदम से फेमस है किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। विकल्प आपका ए से होता है। केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए। बिल्कुल सही है, ये पक्षी विहार है। अभी आपको मैंने बताया केवलादेव राजस्थान के भरतपुर में पक्षी विहार है। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा है। दाचीग्राम, जो दाचीग्राम है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीगाम, ये दाचीगाम जो है ये है आपका जम्मू कश्मीर में है, और साथ ही साथ में कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका विकल्प आपका सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है? गाहिर माथा, सागर माथा, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विकल्प आपका कौन सा सही होता है? संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन, यहाँ पर आपका विकल्प सही हो जाता है। विकल्प आपका ए सही होता है, गाहिर माथा। गाहिर माथा ये ओडिशा स्टेट का एक बीच है, समुद्री तट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का हरियाणा, राजस्थान, गुजरात कहाँ पर है? तो सरिस्का पक्षी विहार ये विकल्प आपका सी सी होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना आपको बताने की जरूरत नहीं है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ ये कहाँ पर स्थित है?
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ, ये कहाँ पर है? नेपाल है, भूटान है, मणिपुर है, मिजोरम है। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है सी, मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा है, बाघ है, पक्षी है, गौर है। तो काजीरंगा विकल्प आपका ये सही होता है, एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, राजस्थान, गुजरात है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? आगे बढ़िए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो विकल्प यहाँ पर आपका सी सही होता है, गुजरात इसका सही जवाब है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित दो कालमों में सही मिलान करिए। बांदीपुर नेशनल पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ है, पेंच नेशनल पार्क है। ये इधर के स्टेट आपको दिए गए हैं, तो किधर किधर पे ये हैं। यहाँ पर आगे नीचे ये कूट तो नहीं लिखा गया, लेकिन यहाँ पर हम जितनी चीज़ें आपसे पूछते जाएं आप लोग रिप्लाई करते जाइए, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये रहा आपका कर्नाटक। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये है पश्चिम बंगाल। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ राजस्थान। पेंच नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर नेशनल पार्क ये आपका उत्तर से उत्तर कर्नाटक है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये है पश्चिम बंगाल है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ ये है राजस्थान है। पेंच नेशनल पार्क ये आपका मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं और सॉलिड हैं, एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, चित्तेदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य विकल्प आपका यहाँ पर डी से होता है, जंगली हाथियों के लिए। विकल्प आपका डी से होता है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेरियार गेम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर ओडिशा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये विकल्प आपका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश जिंदाबाद है। उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर और कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चंद्रप्रभा ही तो है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या फिर असम है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विकल्प आपका डी सी होता है, असम है। हमारा अगला क्वेश्चन, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान के अलवर में, राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के सवाई माधोपुर में या फिर तमिलनाडु के चिंगलपेट में। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? केवलादेव घना पक्षी विहार विकल्प यहाँ पर आपका बी सी हो जाता है, राजस्थान के भरतपुर में, राइट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए जल्दी से बताइए, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में अवस्थित है? विकल्प यहाँ पर आपका डी सी हो जाता है, उत्तराखंड है। विकल्प आपका डी सी होता है, उत्तराखंड है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ है। मानस पशु विहार किस राज्य में है? विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है, असम है। अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, काजीरंगा। काजीरंगा अभ्यारण्य ये राइनो के लिए जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। इसका सही जवाब क्या होगा? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए है उत्तराखंड है। विकल्प ए आपका सही होता है, उत्तराखंड है।
नेक्स्ट है मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है कहाँ पर, किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका विकल्प सही होता है। देखिए, व्याघ्रों के लिए है, बाइसन के लिए है, पक्षियों के लिए या फिर हाथियों के लिए। तो मधुमलाई विकल्प यहाँ पर आपका ऐसे ही होता है, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार ये व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर असम? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन हमारा, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या फिर मिजोरम? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? नामदफा विकल्प यहाँ पर आपका ये सही होता है, अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम है, नागालैंड है, असम है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम, नागालैंड, असम, कोई भी रख लीजिए आप, यहाँ पर सिक्किम रख लीजिए। तो डाम्फा ये विकल्प आपका ऐसे ही होता है, मिजोरम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? कान्हा किसली है, रणथंभौर है, जिम कार्बेट है, कैबुल लामजाओ है? ये केबुल लामजाओ विकल्प आपका डी से होता है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। कान्हा किसली है, रणथंभौर है, जिम कार्बेट है, ये सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी राष्ट्रीय पार्क, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? महासेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग या फिर चीतल? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास, यहाँ पर विकल्प आपका बी सही होता है, एशियाई हाथी का। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। विकल्प यहाँ पर ध्यान से देख करके आपको मिलान करना है, आगे आपको ही मिलान करना है, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं आपको। देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये सही जवाब होता है छत्तीसगढ़ है। नागरहोल राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन ये कहाँ पर है? ये इसका सही मिलान हो जाता है आपका, इधर जाता है कर्नाटक। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में। बच कौन सा रहा है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये है हरियाणा। नागरहोल राष्ट्रीय वन ये है कर्नाटक। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य ये है हिमाचल प्रदेश। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी आपको मिलान करना है और सही से मिलान करना है। आगे देखिए, नामदफा है, बांदीपुर है, पेरियार है, लामजाओ है। तो नामदफा कहाँ पर है? फटाफट से देखते चलिए, जितना हम पूछते चलिए आप लोग को रिप्लाई एकदम से कंटिन्यू आती रहनी चाहिए। नामदफा यहाँ पर पूछा जा रहा है, नामदफा ये है, विकल्प आपका दूसरा सही होता है, अरुणाचल प्रदेश है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश। बांदीपुर ये रहा कर्नाटक। पेरियार ये है केरल। कैबुल लामजाओ ये मणिपुर। करेक्ट, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर विकल्प आपका ये है, डाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क या फिर कार्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, डी कार्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है?
निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ सही नहीं बैठता? विकल्प आपका बी सही होता है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। भारतीय गैंडे, एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जबरदस्त क्लास को बनाना है और ये जितनी भी आप लोगों की डिमांड पे ये पूरी क्लास है। जिस तरीके से आप चाहते हैं ना कि एकदम से सुपर फास्ट तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में, तो सेम ऐसी ही क्लास है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे विकल्प यहाँ पर आपका बी से होता है, काजीरंगा अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण जैव विविधता को बढ़ाता है? आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर भितरकणिका नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, केवलादेव घना नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर आपका बी से होता है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? विकल्प आपका बी से होता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए भाई, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये विकल्प सी राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए जाना जाता है। विकल्प आपका सी सही होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान असम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसी जगह पर नहीं है। विकल्प आपका डी सी होता है। अच्छा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हमने इससे पहले क्वेश्चन बताया आपको, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगर ध्यान से पढ़ते होंगे ना तो आप लोग रिप्लाई तुरंत कर ले जाएंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिलान करना है। तो मिलान करने में ये नामदफा है और इधर बांदीपुर, पेरियार, कैबुल लामजाओ, और इधर आता है आपका कर्नाटक है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, केरल। तो नामदफा आंख मूंद करके लगाई, अरुणाचल प्रदेश। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में। पेरियार कहाँ पर है? केरल। कैबुल लामजाओ ये है मणिपुर, तैरता हुआ नेशनल पार्क। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये देखिए, बांदीपुर, दुधवा, सिमलीपाल, सरिस्का, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो विकल्प यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम जितना भी पूछते जाएं आप लोग फटाफट से बताते जाएगा। बांदीपुर कहाँ पर है? बांदीपुर ये मिला दीजिए कर्नाटक से। दुधवा ये मिला दीजिए उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। सरिस्का राजस्थान। करेक्ट। बांदीपुर है कर्नाटक, दुधवा है उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, सरिस्का राजस्थान। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प आपका ए सही होता है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच है, मानस है, नागार्जुन है, कार्बेट है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य विकल्प आपका सी से होता है, नागार्जुन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप है, रामेश्वरम है, गंगासागर द्वीप या फिर पोर्ट ब्लेयर है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी से होता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान विकल्प आपका डी से होता है, पोर्ट ब्लेयर। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? ये जैसलमेर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जैसलमेर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बाघ है, कोबरा, तेंदुआ है, कौन सा सही होगा? आगे यहाँ पर आपको, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आपका तीनों में से ही सही हो जाएगा, ए बी सी में से ही सही हो जाएगा, तो ये विकल्प आपका सी सही होता है, तेंदुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है, बाघ और कोबरा नहीं। वैसे हर जगह पे कुछ ना कुछ सारी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन एक उसमें से फेमस होता है वही पूछा जाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ पाई जाती है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? विकल्प यहाँ पर आपका डी से होता है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? सिमलीपाल, पेरियार है, मंजीरा है, इंदिरा गांधी है? टॉप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है? तो टॉप स्लिप के नाम से विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, बिल्कुल सही है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प आपका डी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से देखेंगे आप लोग रिप्लाई कर पाएंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, हंगुल के लिए नहीं है, यही होगा। और मानस ये हाथी के लिए है, दुधवा टाइगर के लिए। पेरियार किसके लिए भाई? अभी पीछे के क्वेश्चन में ये भी बताया गया, पेरियार किसके लिए, फटाफट से बताइए, पेरियार किसके लिए? शाबाश, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? अगर हम विकल्प में दें, हाथी के लिए, गैंडे के लिए, शेर के लिए, जंगली गधे के लिए या फिर कोई नहीं? 5 विकल्प मैंने दिए हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। आगे, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है? कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय? इसका सही जवाब विकल्प आपका ए सही होता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, राइट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सीधी में, मंडला में, शिवपुरी में, खंडवा? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, मंडला में। विकल्प बी आपका सही होता है, मंडला है। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? विकल्प कौन सा हमारा सही होता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होता है, उत्तराखंड है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प डी हमारा सही होता है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान भितरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीरमाथा या फिर सुंदरवन। विकल्प बी हमारा सही होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा। विकल्प डी गैंडा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुक्सा है, दम्फा, नमेरी या फिर नामदफा। बुक्सा अभी आप लोगों ने पढ़ा है, कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में था। और नामदफा मिजोरम है, नामेरी असम है, सॉरी ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश है, डम्फा ये जो था अभी आप लोगों ने ये भी क्वेश्चन देखा तो वो मिजोरम है। करेक्ट, यहाँ पर देख लीजिएगा, नामदफा अरुणाचल प्रदेश है, डम्फा ये मिजोरम है, नमेरी असम है। आगे बढ़ेंगे, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में अभी मैंने आपको बताया है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? तो मिजोरम में ये विकल्प आपका सी से होता है, डम्फा है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है, ये केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, तेंदुआ और चीतल, पक्षी, जंगली भैंसा। तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क विकल्प यहाँ पर आपका ये सही होता है, बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व है सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। विकल्प कौन सा हमारा सही होता है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होता है, राजस्थान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ किया गया था? 13, 14, 4, 5, 83, 84, 73, 74। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये विकल्प आपका ए सही होता है। आगे बढ़ेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के या फिर बाघों के लिए? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विकल्प आपका डी से होता है, बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे जो पाए जाते हैं निम्नलिखित में से वो कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे, घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में, कच्छ के रण में, थार मरुभूमि में या फिर असम के जंगलों में। भारत में जंगली गधे, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, कच्छ के रण में। विकल्प आपका बी से होता है, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक, मूल, क्रांतिक, क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? मानस है, पक्कई है, नागार्जुन सागर, श्रीसेलम है, पेरियार है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक, मूल, क्रांतिक, क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? अभी मैंने एक क्वेश्चन ये भी करवाया था, तो विकल्प आपका सी से होता है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचेगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचेगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल की जा रही है? कस्तूरी हिरण है, गोल्डन ओरियल है या फिर मार्टिन है, हंगुल है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होता है, हंगुल है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प ए सही होता है।
जनजाति से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमने कुछ जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन कवर किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर भील जनजाति सबसे इंपॉर्टेंट, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर विकल्प में आपका दिख रहा है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भील जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? मारिया है, असुर है, बदगा या फिर सहरिया? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जो जनजाति है, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ये सी है, बदगा है। नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित जनजाति, विकल्प आपका सी से होता, बदगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी आप देखेंगे ना सिलेक्टेड हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते जाइए। देखिए एकदम से एनर्जी के साथ, पूरे एनर्जेटिक होकर के रिप्लाई आप लोग करते जाइए। जब तक आप एनर्जी नहीं दिखाएंगे ना, एक जोश आपके अंदर नहीं होगा ना, तो आपको टारगेट पाने की इच्छा भी ना रहेगी नहीं अंदर से। मतलब आग होनी चाहिए, जब तक जोश और जुनून होना चाहिए, आग होनी चाहिए, तब आप किसी चीज़ को पा सकते हैं। नहीं तो आप अपने मन में खाली एक उद्देश्य बनाए रख सकते हैं कि हमको ये पाना है, ये पाना है। पाने की इच्छा, पाने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा ना, तो काम करिए। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी थारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित जनजाति, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित जनजाति, यहाँ पर ये विकल्प आपका बी से होता, थारू है। ये विकल्प बी से होता, थारू जनजाति। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड से भी संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति पाई जाती कहाँ पर? थारू जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? थारू जनजाति तराई प्रदेश में, छोटा नागपुर पठार, अरावली की पहाड़ियाँ या फिर पश्चिमी घाट में? थारू जनजातियाँ, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, ये तराई प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? कौन सा जनजाति समूह है जो कि मणिपुर में पाया जाता है? कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? विकल्प सी आपका सही होता है, कुकी। कुकी कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति असम। अगला क्वेश्चन, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गाकर के अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गा करके अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये गरासिया है। विकल्प आपका ये सही होता है, गरासिया है, गरासिया। कौन सा सही होगा? गरासिया इसका सही जवाब होता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती? अधिसूचित जनजाति किस में नहीं पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, गोवा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो ये विकल्प आपका बी सही होता है, हरियाणा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? चेंचू, लेप्चा, डफला या फिर डाफर? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? निम्नलिखित, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, निम्नलिखित जनजातियों में से केरल में पाई जाने वाली जनजाति, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, चेंचू है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आप लोगों को उत्तर इसका मिल चुका होगा। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, कर्नाटक। विकल्प कौन सा सही होगा? शाबाश, यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प आपका सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक मतलब क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी या फिर आम आदमी? कौन सा विकल्प सही होगा? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, विकल्प यहाँ पर आपका ए सही होता है, जंगल का आदमी है। बिरहोर का शाब्दिक मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी, राइट।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए फटाफट से जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से एक बार जल्दी से जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे दिल से। हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है भाई? उरांव है, कुडुक है, मुंडा या फिर संथाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धुमकुरिया ये सही हो जाता है विकल्प आपका ये उरांव की है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, सहरिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ पर? सहरिया जनजाति। अरे भाई धुमकुरिया से कुछ मिलता जुलता है कि नहीं सहरिया? अब विकल्प मिल रहा है कि नहीं ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? सहरिया जनजाति विकल्प यहाँ पर आपका 20 ही हो जाता है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति इंपॉर्टेंट, भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील जनजाति असम, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र? भील जनजाति विकल्प आपका डी से होता है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? विकल्प आपका ए सही हो जाता है। क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही होता है, लखीमपुर खीरी है। देखिए यहाँ पर हम जनगणना 2011 को लेंगे। 2011 ही हमारे नज़दीक में है, नई जनगणना यही है हमारे लिए 2011। तो 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश के हम सबसे बड़े जिले की बात करते हैं तो ये लखीमपुर खीरी होगा। इसका क्षेत्रफल नियर अबाउट 7,680 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जिला अगर पूछा जाए, छोटा जिला कौन सा होगा? भदोही। सबसे छोटा जिला भदोही है। लेकिन साथ ही साथ में तो क्षेत्रफल की बात हो गई। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? प्रयागराज है। सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। और सबसे छोटा जिला जो है वो महोबा है। इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसमें जनसंख्या बहुत कम है। और यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और भदोही में क्षेत्रफल बहुत कम है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब आपको यहाँ पर विकल्प के अकॉर्डिंग बताना भाई, सबसे छोटा कौन सा होगा? वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर। इन चारों में से सबसे छोटा, इन चारों में से सबसे छोटा ये रहा आपका वाराणसी। विकल्प आपका ये सही होता है, हमारा पड़ोसी। तो ये वाराणसी छोटा है, ठीक है। अब आपको बताते चलते हैं वाराणसी का जो क्षेत्रफल है। अभी आपको लग रहा होगा अब वाराणसी ऐसे छोटा कैसे हो सकता है, ये तो इतना बड़ा सा है। तो वाराणसी का जो क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर है। 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर का 4000 जौनपुर ही वाराणसी से बहुत बड़ा है। और इलाहाबाद तो जौनपुर से भी बड़ा है भाई, 5482 वर्ग किलोमीटर है। और जौनपुर का जो है 4038 वर्ग किलोमीटर है। और गाजीपुर की बात करते हैं 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो सभी में से तो सबसे छोटा वाराणसी हुआ ना, तो विकल्प आपका ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समस्त भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अगर समस्त राज्यों की बात करते हैं हम तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? विकल्प आपका डी से होता है, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पे देखिए, पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, राइट। तो चौथे स्थान पर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल नहीं बता रहे कौन कितने वर्ग किलोमीटर है। अगर जानना है तो ये राजस्थान 342 है, मध्य प्रदेश 308 है, महाराष्ट्र 307 है और उत्तर प्रदेश 240 है। तो कहने का मतलब एग्जैक्ट हमने नहीं बता, आगे भी अभी है 342 हमने जो बताया है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके है। तो हमने आगे की 3 डिजिट बताई आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है? निम्नतम साक्षरता किसमें है? देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार भी अगर इसको रिवाइज करके जाते हैं तब भी कोई इसमें नुकसान नहीं है। विकल्प यहाँ पर आपका डी सी होता है, सबसे न्यूनतम श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित है? विकल्प आपका डी सी होता है, श्रावस्ती है, श्रावस्ती है। और अगर हम उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर श्रावस्ती है, श्रावस्ती के बाद आता है बहराइच, फिर उसके बाद है बलरामपुर, फिर उसके बाद आता है बदायूं,
फिर उसके बाद आता है रामपुर। और उत्तर प्रदेश का अगर हम अधिकतम साक्षरता वाले 5 जिलों की बात करते हैं तो इसमें गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर। फिर आता है कानपुर नगर, क्या आता है कानपुर नगर। फिर उसके बाद आता है औरैया आता है। फिर उसके बाद इटावा आता है और इधर फिर आता है गाजियाबाद। तो क्लियर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे न्यूनतम में 5 और अधिकतम में 5, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके एक क्वेश्चन नहीं तैयार हो, साथ साथ में कई सारे प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार ये है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार ये है भाई उन्नाव जनपद में, विकल्प आपका डी से होता है। नवाबगंज पक्षी विहार 1984 में 1984 में उन्नाव जनपद में इसकी स्थापना की गई थी। यह प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक छोटा पक्षी विहार है, दूसरा सर्वाधिक छोटा पक्षी विहार है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी, मध्य, या ये विकल्प आपका डी से होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला जो लोकनाट्य है यूपी का बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और इस लोकनाट्य में आपको बताते चलते हैं, जैसे कुछ शिक्षा से रिलेटेड कुछ कथन होते हैं, कहावतें होते हैं, उनका मंचन किया जाता है। मतलब उसके द्वारा ये ऐसा नृत्य होता है, इसके द्वारा कुछ शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। विकल्प कौन सा सही होगा हमारा। गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। यहाँ पर प्रयागराज से हल्दिया सही होता है, या फिर ये हरिद्वार से कानपुर तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग विकल्प आपका ये सही होता है, प्रयागराज से हल्दिया तक को ये नेशनल वाटर वे घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो ताज कहाँ पर है, विकल्प आपका सी से होता आगरा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या, विकल्प यहाँ पर आपका बी से होता है 7 है। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, तो आप लोग जल्दी से इसकी रिप्लाई करिएगा। समझ लीजिए एक तरीके से HW है, तो आप लोग इसकी रिप्लाई करेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आपको मैंने बताया। सबसे अधिक मैंने बताया प्रयागराज, और जनसंख्या में सबसे अधिक प्रयागराज है, और जनसंख्या में सबसे कम यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप लोग बताएंगे। और साथ ही साथ में क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किसका है, लखीमपुर खीरी का, और सबसे कम है भदोही का। बाकी ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र सितार, तबला, सरोद या फिर वीणा। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प हमारा डी से होता है वीणा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, विकल्प आपका डी से होता है वीणा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकलना शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादत्व में निकलना शुरू हुआ था। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, बनारस अखबार। विकल्प आपका सी से होता है बनारस अखबार है। नेक्स्ट है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। कानपुर स्थित है कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मंगल पांडे। विकल्प हमारा सही होता है चंद्रशेखर आजाद है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। यानी कि मेरठ में क्या चीज प्रसिद्ध है। जूते चप्पल के सामान, खेल के सामान, मिट्टी के बर्तन या फिर रबर उत्पाद। मेरठ में खेल के सामान मिलते हैं। विकल्प आपका बी सही होता है, विकल्प बी सही होता है, मेरठ में खेल के सामान मिलते हैं।
अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा, सूती वस्त्र, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। विकल्प आपका ए सही होता है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बहुत ही आसान सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित है कहाँ पर? सारनाथ स्थित है, विकल्प आपका डी से होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये महात्मा बुद्ध ने अपना यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है? विकल्प आपका ऐसे होता है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है और ये उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक और मूल विकास की प्रगति के लिए कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम माना जाता है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है आजमगढ़, बलिया। विकल्प आपका बी से होता है, बलिया जिला है। विकल्प आपका बी से होता है, बलिया जिले में। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 1991 में हुई थी। और सुरहाताल पक्षी विहार को इको डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और आपको बताते चलते हैं, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित प्रदेश के और कुछ पक्षी और वन्य जीव विहार हैं। इसमें है ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वन्य जीव विहार है, विजय सागर पक्षी विहार है, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार है, कैमूर वन्य जीव विहार है, समन पक्षी विहार है और चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार है। इन सभी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, उत्तर प्रदेश में ये आपका विकल्प सही हो जाता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। आपको ये भी बताते चलते, उत्तर प्रदेश ना खनिज संसाधन की दृष्टि से ये धनी राज्य नहीं है। यहाँ पर बहुत कम खनिज उत्पादन होता है। देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज ही उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। डोलोमाइट जो है ये मिर्जापुर, बांदा और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आप सभी के लिए ये रहा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल में कौन सी आएगी? विकल्प आपका डी से होता है, गेहूं है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? इसका सही जवाब हो जाता विकल्प बी, ताप्ती है। ताप्ती नदी को ही हम तापी के नाम से जानते हैं। तापी कहिए या फिर ताप्ती कहिए, दोनों एक ही हैं। और ये नदी आप ये जानते रहिए, ये इधर मध्य भारत, दक्षिण मध्य प्रदेश राज्य, दक्कन के पठार में जो गढ़वाल पहाड़ी है, गाविलगढ़ पहाड़ी, तो गाविलगढ़ पहाड़ी यहाँ से निकलती है और पश्चिम की ओर सतपुड़ा श्रेणी के 2 पहाड़ों के बीच से होकर के महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करते हुए गुजरात राज्य में सूरत से होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये कहाँ से शुरू होती है? दक्कन के पठार में है गाविलगढ़ पहाड़ी, यहाँ से निकल करके पश्चिम की ओर बहते हुए ये जाकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है, एक टैग है इसके साथ लगा हुआ, ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठता होगा, पहली कौन सी है? ये दूसरी हो गई तो पहली कौन सी है? देखिए, ये दूसरी हो गई तो पहली नर्मदा है। पहली कौन सी है? नर्मदा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और सेकंड नंबर पे है, ये आपने देख ही लिया, ताप्ती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट और ऐसे करके नहीं पूछता, तो सेकंड थर्ड ऐसे कुछ घुमा कर चौथे नंबर की कौन सी, तीसरे नंबर की कौन सी, आप तभी रिप्लाई कर पाएंगे जब चौथे तक पहुंचे रहेंगे, नहीं तो ऐसे पहले पहले तक का वो जमाना चला गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है पेन्नार है। विकल्प डी से होता है पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है और ये पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदुर्ग पहाड़ी से निकल करके पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? ब्रह्मगिर की चोटी है। बैगेई का कहाँ पर है ये कंडन मणिकन्यूर है जो कि पश्चिम घाट मदुरई के पास है, वहाँ से इसका उद्गम है। और कौन सी ब्राह्मणी है? ये दुधवा पहाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती? विकल्प आपका बी से होता है सोन। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनस से निकलती है और फिर ये इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में आकर के गंगा से मिल जाती है। सोन जो है अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप ये गंगा से मिलती है, तो इसकी सहायक नदी नहीं हुई। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? विकल्प डी सोन है। ठीक है, सबसे छोटी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे छोटी नदी आपको बतानी है, इसमें भी विकल्प आपका डी से होता सोन है। ठीक है, सबसे छोटी नदी सोन है। जो कावेरी नदी है इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कावेरी नदी को ध्यान से देखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को। आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। सोन नदी की 784 है और ये नर्मदा नदी जो है ये 13-12 किलोमीटर है। कृष्णा नदी इसमें सबसे लंबी है 14-1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जग जाहिर है। विकल्प आपका सी से होता गंगा है। ये गंगा उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी कुल लंबाई कितनी? 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? विकल्प आपका ए सही होता है दामोदर। दामोदर नदी बेसिन को कहते हैं भारत का रूर। क्यों? कोयले की उपलब्धता के कारण, कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? किस नदी का समागम अरब सागर में है? विकल्प ए हमारा सही होता है नर्मदा है। नर्मदा नदी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है, अमरकंटक यहाँ से निकलती है और इस नदी का जो समागम मतलब एंड या फिर मुहाना जिसे कहते हैं, खंभात की खाड़ी कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में है, अरब सागर में है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राइट, आपको मैंने पहले ही बताया। अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं अरीय, खंडित, वृक्षनुमा, जालीदार है। तो विकल्प आपका सी होता है वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, जबकि इधर हुआ गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सभी नदियाँ पूर्वानुपाती अपवाह प्रारूप का अनुसरण करती हैं। क्या? पूर्वानुपाती प्रवाह स्वरूप का अनुसरण ये करती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल है, क्यूसेक है, रिक्टर स्केल है, एनीमोमीटर है। विकल्प आपका बी सी होता है क्यूसेक है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए या जल की धारा को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है, आप जानते रहिए। और साथ ही साथ में ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र की हवा की गति, इसमें ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र में हवा की गति और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता और एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति मापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, वर्ग शुंड स्थलाकृति किस प्रक्रम से संबंधित है? विकल्प डी से होता है हिमनद से। वर्ग शुंड नामक स्थलाकृति का निर्माण किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर बने मतलब इनके पीछे हटने के कारण होता है। ठीक है,
मतलब ये जब जो अपघर्षण बार बार होता रहता है तो ये बनाता है शुंड स्थलाकृति। मतलब ये एक पिरामिडाकार की चोटी होती है और इस प्रकार की जो मतलब चोटी का निर्माण होता है ये हिमानी प्रक्रम से होता है। तो यही कहा जाता है मेनली ना अपघर्षण की वजह से, अपघर्षण होता रहता है तो इस वजह से ये मतलब ये जो आकृति बन जाती है वो हिमनद के द्वारा बनती है, हिमानी के द्वारा बनती है और लगातार अपघर्षण के कारण एक पिरामिड के आकार की बन जाती है। यही कहलाती है वर्गशुंड स्थलाकृति है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, हिमालयी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणालियों को प्रस्तुत करती हैं? ये विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प बी, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब ये हो जाता है जिस स्थान पर हिमालय है ना वहाँ पर पूर्व में उस स्थान पर टेथिस सागर था। आज जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पर टेथिस सागर था, तो जिसमें उत्तर से नदियाँ आकर के गिरती थी। लेकिन जब टर्शियरी काल हुआ तो यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। टर्शियरी काल में हिमालय की उत्पत्ति हो गई जिसके फलस्वरूप नदियाँ इस श्रेणी को काटती हुई, फिर भी नदियाँ आती गई और इस श्रेणी को काटती हुई भारत भूमि से होकर ही बहने लग गई। तो इसी कारण इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है, पहले से जो बह रही हैं। और इनमें है आपका एग्जाम्पल है सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस किसकी उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? मानस यहाँ पर आपका सही हो जाता है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। विकल्प आपका डी से होता है ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर के बहने वाली नदी में विकल्प आपका ए से होता है नर्मदा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया? सबसे ज्यादा मार्ग कौन परिवर्तित करता है? कोसी नदी है। कोसी नदी को कहाँ का स्ट्रोक कहते हैं? अगला, हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां, अभी जो मैंने बताया आपको पूर्ववर्ती नदियां, तो उन्हीं का नाम आपको लिखना है। हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां पूछा जाए या फिर पूर्ववर्ती पूछा जाए। देखिए हम आपको और आसान से क्वेश्चन भी करवा सकते हैं लेकिन बहुत आसान से नहीं पूछे जा रहे हैं, आसान से वाले भी करवाएंगे आपको, लाइव क्लास में सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, तो कुछ आपको यहाँ पर हल्का सा समझाते हुए क्वेश्चन करवा ले जो कि थोड़े से टफ हैं, बाकी तो हम आसान वाले तो हम खुद ही कराएंगे लाइव सेशन में एकदम से ताबड़तोड़। तो यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध है। विकल्प आपका बी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा, महानदी। विकल्प आपका बी सही होता है, रिफ्ट वैली से नर्मदा होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण, चलिए सभी स्टूडेंट फटाफट से रिप्लाई करते रहेंगे भाई जोश के साथ, और एक मतलब एनर्जेटिक क्लास होनी चाहिए, एनर्जी आप में रहना चाहिए, हमेशा एनर्जी रहनी चाहिए। अंतःस्थलीय विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, घग्घर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। विकल्प ए सही होता है गोदावरी है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में विकल्प आपका बी से होता है सोन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प डी, नर्मदा है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का और उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही है? कौन सा एक विकल्प है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही है? यहाँ पर विकल्प आपका डी से होता है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। विकल्प आपका डी से होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर गोदावरी? विकल्प बी, अहमदाबाद है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। इसका सही जवाब होता है नासिक, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए।
विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प बी, द्वितीय। विकल्प आपका बी सही होता है, द्वितीय है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जानते हैं? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, जमशेदपुर। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। विकल्प ये डी सही हो जाता है, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई या फिर कोई नहीं। कृत्रिम बंदरगाह में विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प ए है, चेन्नई। विकल्प ए सही होता है, चेन्नई। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान विकल्प कौन सा सही होगा भाई? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या फिर प्रयागराज। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी, प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? यह कौन है भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन? गोपालस्वामी, के एम मुंशी या फिर एन माधव राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा सही होगा यहाँ पर? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विकल्प डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विकल्प डी। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 होगा। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? इसका सही जवाब विकल्प आपका बी होता है, 26 नवंबर 1949 को। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक या फिर प्राकृतिक अधिकार। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके तहत आता है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी। विकल्प बी सही होता है, राष्ट्रपति। अच्छा आगे बताइए, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर आर नारायण या फिर एन संजीव रेड्डी। विकल्प आपका डी सी होता है, एन संजीव रेड्डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या यहाँ पर विकल्प 550, 250, 552। ये विकल्प आपका सी से होता है, 552 है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन या फिर कृषि क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड विकल्प आपका डी से हो जाता है, कृषि क्षेत्र है। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो यहाँ पर आपका उत्तर सही हो जाता है, उत्तर सी, उत्तराखंड है। क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विकल्प आपका डी सी होता है, भावर कहा जाता है, भावर। उप हिमालय क्षेत्र के जो इधर गिरिपथ का क्षेत्र है, इसमें पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ समतल मैदान है, इसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अब आपको बताते चलते हैं, ककड़ी और बजरी की उपलब्धता यहाँ पर ज़्यादा होती है, जमाव हो जाता है, ककड़ी और बजरी का जमाव हो जाता है, और ये इसी मतलब इन सभी चीज़ों से ये क्षेत्र बना हुआ होता है। और आपको बताते चलते यहाँ पर ये बताने का रीज़न ये है, ककड़ी और बजरी जो होती है पोरस होती है, संरंध्र होती हैं, तो यहाँ पर जब नदी आती है ना, तो नदी इसी में लुप्त हो जाती है, ये सोख लेती हैं और धरातल पर केवल मतलब सूखी घाटी ही दिखाई पड़ती है। और ये भावर मैदान की जो चौड़ाई है
ये पूर्व में कम और पश्चिमी भाग में अधिक पाई जाती है। आपको बताते चलते हैं, भावर क्षेत्र मतलब जो भावर पाया जाता है इसके दक्षिण में, भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं तराई क्षेत्र, भावर और तराई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है ट्रांस हिमालय, विकल्प बी सी होता है शिवालिक है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है और ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ हैं। ठीक है, शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली घाटियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियां, ये विकल्प आपका सी से होता है, हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? शिवालिक श्रेणी का निर्माण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, शिवालिक श्रेणियों से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ के कई क्वेश्चन लिए जो मतलब जितना भी इससे रिलेटेड पूछा गया सब मैंने ले लिया। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? ये शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक एरा में हुआ था, सेनोजोइक काल में हुआ था। शिवालिक या फिर हम इसे बाह्य हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय, इसका निर्माण ये लगभग आप कह सकते हैं कि 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और ये प्लायोसीन आप कह सकते हैं, प्लायोसीन या फिर कह सकते हैं सेनोजोइक युग में हुआ था। प्लायोसीन आ जाए तब भी सही है, सेनोजोइक आ जाए तब भी सही है। हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा आप सभी के लिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी, शिवालिक है। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। आपको बताते चलते हैं, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ पड़ जाता है या फिर बलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है आगे। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? विकल्प आपका डी से होता है पटकोई श्रेणियाँ है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है और जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ था। और अजंता है, पालकोंडा है, कैमूर, ये सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं। तो विकल्प आपका डी से होता है पटकोई है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम? बड़ा इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है। देखिए, विकल्प आपका डी से होता है गोंडवाना है। विकल्प आपका डी से होता है गोंडवाना है। तो ध्यान से देखिएगा, धारवाड़ की जो चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? आर्कियन युग की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ था या फिर भ्रंशन से हुआ था। ठीक है, और ये शिलाएं धात्विक होती है जिसमें आपको सोना, लोहा, मैग्नीज, अवरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये सभी खनिज मिलेंगे। क्लियर हो गया धारवाड़ का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कुडप्पा की तरफ। कुडप्पा का निर्माण, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण इनसे हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, ये हुआ। और इसमें जानते हैं चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। और फिर विंध्य क्रम की चट्टानों की काफी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब बात समझ आई। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिटुमिनस, कौन सा है? बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है और इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, न्यून होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ध्यान से देखेंगे। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से? पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा? वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज, आणविक खनिज। विकल्प ये सही होता है, वन है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख जो संसाधन है वन है और इस क्षेत्र पर अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 65% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। हिमालय पर्यायवाची है किसका? महान हिमालय का या फिर मध्य शिवालिक या फिर ट्रांस हिमालय का? हिमालय किससे कहा जाता है? हिमालय हम किसे कहते हैं? तो ये विकल्प आपका बी सी हो जाता है, मध्य हिमालय का। विकल्प आपका बी सी होता है, मध्य हिमालय।
हिमालय, मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, अरावली है। अरावली श्रेणी ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान और हरियाणा से होकर के दिल्ली तक 800 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये भारत की नहीं, ये भी जानते रहिए, ये भारत की नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। और कितनी ऊंचाई इसकी? 1722 मीटर ऊंची है। राइट, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। निम्न में से कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण, रेजिड्यूअल माउंटेन। विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, अरावली। देखिए, रेजिड्यूअल माउंटेन अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत, जो शुरू में पर्वत थे, अपरदन की शक्तियों द्वारा कट करके खत्म होते जा रहे हैं और उनका अवशिष्ट या मतलब इतना ज़्यादा खत्म होता गया, मतलब दिखाई ही नहीं दे रहा है। चूंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, तो इसीलिए इन्हें घर्षित पर्वत भी कहते हैं। इन्हें घर्षित पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें घर्षित या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल में आपका ये तो आ जाता है अरावली, साथ ही साथ में विंध्याचल भी है, विंध्याचल, सतपुड़ा, राइट, ये सारी चीज़ें। तो अरावली की पहाड़ियाँ प्रारंभिक पर्वत की केवल बहुत ही एकदम से चिन्ह मात्र ही बची रह गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ध्यान से देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प हमारा सही होता है अनाईमुडी है। अनाईमुडी ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है। और ये किस राज्य में स्थित है? कौन सा स्टेट है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में, केरल के इदुक्की जिले में। अगर जिले की बात करते हैं तो इदुक्की जिला है। और ये डोडा बेट्टा 2637 मीटर ऊंची है। अमरकंटक ये है 1048 मीटर ऊंची। महेंद्रगिरी 1501 है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया अनाईमुडी, वही क्वेश्चन है। और आपको बताते चलते हैं अनाईमुडी का एक यहाँ पर फैक्ट ही बता देते हैं अगर क्वेश्चन आया है फिर से। तो अनाईमुडी जो है ये, इसका शाब्दिक मतलब क्या होता है? हाथी का मस्तक होता है, हाथी का मस्तक होता है। और डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक इस क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीके से पूछा गया, वो भी देखिए। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारतीय प्रायद्वीप की, अब ध्यान से देखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप या फिर वही दक्षिण भारत, तो विकल्प फिर भी आपका यही होगा, विकल्प आपका बी से होता है, अनाईमुडी है। राइट, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियां, राजमहल पहाड़ियां या फिर अरावली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं जो सतपुड़ा श्रेणियाँ हैं, सतपुड़ा रेंज, ये दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। तो बीच में ये हुई कि नहीं सतपुड़ा श्रेणी, दोनों नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने
पर विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। विकल्प आपका सी सही होता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और ये पर्वतमाला पश्चिम घाट श्रृंखला का हिस्सा है और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित वह है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड। तमिलनाडु विकल्प में एक ही मिल रहा है, तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन राज्यों में विस्तृत है और ये एक पर्वत ग्रंथि है जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं। यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा डोडा बेट्टा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, अभी आपको मैंने बताया, जो कि अन्नामलाई श्रेणी पर स्थित है। राइट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली? अरावली है, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। विकल्प सी हमारा सही होता है अजंता। देखिए अजंता जो श्रेणी है ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका विस्तार केवल और केवल महाराष्ट्र में है। अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। जैसे ये देखिए अरावली का है, ये पश्चिम भारत में स्थित है, प्राचीनतम पर्वत, ये जो गुजरात से लेकर के ये दिल्ली तक फैला हुआ है। और सह्याद्री की बात करते हैं, पश्चिमी घाट या सह्याद्री, तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये भी जानिए। और इसका जो विस्तार है पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक है, लगभग 1600 किलोमीटर। सतपुड़ा की बात करते हैं तो ये मध्य भारत में स्थित है, जो कि गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। क्लियर हो गया? तो बस ये अजंता जो है केवल महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार, कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प बी सही होता है, सह्याद्री कहते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, कार्डामम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है कौन सी है? एक नीलगिरी तो पूछा जाता है, उधर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। कार्डामम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कार्डामम पूछा जाता है। कार्डामम पहाड़ियां, ये विकल्प आपका सी होता है, केरल और तमिलनाडु है। कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्व हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती, कार्डामोन की खेती होती है और इसी वजह से इसे एक संज्ञा से नवाजा गया है। चलिए, और आपको बताते हैं यह उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से और उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ी से और दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। ये कार्डामम पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई से, उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियों से और दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ी से ये जुड़ी हुई है। आगे देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। शेवराय पहाड़ियाँ शेवराय हिल्स ये तमिलनाडु में है और तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र, मांडव, सतमाला। विकल्प सी से होता है मांडव पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में फैली, जबकि ये मांडव जो पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं? ये गुजरात राज्य में फैली हुई हैं। आगे देखिए, धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज में। विकल्प ए सही होता है, धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और ये पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर है? पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? विकल्प डी हमारा सही होता है, नेपाल है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है आपको बताना है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? वही है, विकल्प आपका ए माउंट एवरेस्ट है।
अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन सी है? प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प ए, बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल वह प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में 1984 में सफलता प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, विकल्प ए, जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं और इन्होंने 16 मई 1975 को 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह करके इतिहास रचा था और ऐसा करने वाली प्रथम महिला बन गई थी। और साथ ही साथ में ये आपको बताते चलते हैं, सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी हैं ये जुंको ताबेई। आगे देखिए, दो बार पता, ये क्वेश्चन इसलिए हमने लिया है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है आपको कि प्रथम कौन सी थी, प्रथम भारतीय कौन सी थी, दो बार कौन पहुंचा, और ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं तो क्लियर है, यहाँ पर आप कर लीजिए। दो बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? विकल्प डी, संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर दो बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं और भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला हो गई। पहली कौन है अभी आपको मैंने बताया, तो द्वितीय तो अपने आप हो गई, लेकिन दो बार चढ़ने वाली, कम समय अंतराल पर दो बार चढ़ने वाली और विजय प्राप्त करने वाली, ये सबसे कम समय अंतराल पर, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर दो बार विजय प्राप्त करने वाली महिला हैं संतोष यादव जी। और साथ ही साथ में आपको बताते चलते हैं, प्रथम महिला पर्वतारोही 1984 में उत्तराखंड की थी बछेंद्री पाल। इन्होंने एवरेस्ट पर झंडा फहरा करके ऐसी प्रथम महिला पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल की थी, तो द्वितीय ये बन गई। और आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है? विकल्प सी, संतोष यादव। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विकल्प ए, K2 गार्डविन ऑस्टिन है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 कहते हैं। ये किस पर है? काराकोरम श्रेणी पर स्थित। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,611 मीटर है और ये जो K2 है ना, पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी यही K2 है, गार्डविन ऑस्टिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो विकल्प यहां पर आपका ए सही होता है, कंचनजंगा है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई और देश का कुछ हम पॉइंट आपको बताते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। गार्डविन ऑस्टिन ये भारत में है। कंचनजंगा ये भारत और नेपाल दोनों में। मकालू नेपाल में। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन तो है नहीं ना विकल्प में, तो कंचनजंगा की तरफ बढ़ेंगे, विकल्प आपका ये सही होता है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में, तो नेपाल हो गया, भारत में ये सिक्किम है, तो बी और सी विकल्प यहाँ पर आपका सही होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये रहा, निम्न में से सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम कौन सा होगा? चलिए ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे। तो पहले माउंट एवरेस्ट हो गया, गार्डविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, अभी कब से आपको बता रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी कहाँ, किसका भाग है? नंदा देवी चोटी ये आपका विकल्प बी सी होता है, गढ़वाल हिमालय का भाग है। विकल्प आपका बी सी होता है, गढ़वाल हिमालय है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, किसके बाद? K2 के बाद, K2 जो 8,611 मीटर है, और उसके बाद ये कंचनजंगा 8,598 मीटर। इसके बाद इसका नंबर आता है नंदा देवी चोटी का, इसकी ऊंचाई 7,816 है और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है, ये जानते रहिए। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? नंदा देवी, ये नंदा देवी उत्तराखंड में है।
गढ़वाल हिमालय, तो नंदा देवी उत्तराखंड में हुआ। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। और ये पूरा नंदा जो क्षेत्र है ना, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है और यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित किया जा चुका है। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, राजस्थान है। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है और ये आपको बताते चलते हैं। गुरु शिखर ये राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सिरोही जिला। तो सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसके समुद्र तल से जो ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? उच्चतम शिखर, अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? विकल्प सी सही हो जाता है, कुंभलगढ़ है। अरावली का सर्वोच्च शिखर वैसे है गुरु शिखर, जानते हैं आप, गुरु शिखर है 1722 मीटर, जो कि विकल्प में नहीं है। तो दिए गए शिखरों में सबसे ऊंचा जो है कुंभलगढ़ का है, 1244 मीटर है। तो ये सभी क्वेश्चन ना टफ क्वेश्चंस हैं। तो टफ ऐसे हैं कि नहीं तो ये गुरु शिखर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, नहीं पूछा गया तो अब यहाँ पर हमें जानकारी होगी तभी हम बता पाएंगे, राइट। क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें, जो रिहंद परियोजना है इसी को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर हम जिले की बात करते हैं तो किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जिला है सोनभद्र, ठीक है। अब सोनभद्र जिले में कहाँ पर बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आपको बता दें, ये सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान है। कहाँ पर है? पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर। नदी कौन सी है? रिहंद नदी पर ये निर्मित है, ठीक है। और आपको बता दें, इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना भी है। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी से? ब्यास, रावी, झेलम या सतलज? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, झेलम नदी से। ऑप्शन सी सही हो जाता है, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक नदी। तुलबुल परियोजना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। तो तुलबुल जो परियोजना है, सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक है ये झेलम नदी, इस पर बनी है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद वाली ये परियोजना है। मुख्यतः नौ परिवहन की सुविधा के लिए ये निर्मित की गई है, नौ परिवहन की सुविधा के लिए बनाई गई है और भारत और पाकिस्तान के बीच की ये विवादास्पद परियोजना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, नाथपा झाकड़ी ये जो परियोजना है ये किस पर निर्मित है? ये सतलज नदी पर निर्मित है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। अब रावी नदी पर आपको बताते हैं, सतलज हो गया, झेलम आपने देखा है, रावी नदी। तो थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पर स्थित है। ये पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। ब्यास नदी से ब्यास परियोजना, ठीक है। तो ब्यास परियोजना जो है, ब्यास और सतलज नदी के संगम से कुछ ऊपर, तो मतलब ब्यास परियोजना जो है ब्यास और सतलज नदी के कुछ ऊपर हरिके नामक स्थान पर स्थित है। हरिके नामक स्थान पर ये निर्मित है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ये सारे जितने भी हैं आप पूछे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है।
और इसे पोंग बांध भी कहते हैं, इसे पोंग बांध भी कहते हैं। तो चीजें मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ रही हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आराम से बेझिझक आप लोग पूछा करिए, अपने सजेशंस मुझे दिया करिए, सारी चीजें अच्छे तरीके से, कुछ भी करिए, मेरी मतलब कमियों को भी निकालिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। कमेंट सेक्शन में हमारी कमियों को बताइए, अच्छाइयों को अप्रिशिएट करिए, कमियों को बताइए, उसमें हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मिल करके ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो आराम से एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए और हमारी कमियों को ओपनली बताइए, उसे हम स्वीकार करने की पूरी कोशिश करेंगे, स्वीकार करेंगे, जहाँ पे सुधार की जरूरत होगी सुधार करेंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? अब यहां पर हम उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो थारू जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, क्यों मनाती है आपको बताते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है आपको बताना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, गुजरात। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, मेनली भारत में पूछा जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य, आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है चावल के उत्पादन में, आपको बताना है। चाहे जहां से बुक से खोजिए, गूगल करिए, चाहे जैसे भी, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर करना है। आप एक क्वेश्चन खोजेंगे, आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा, और आपका इस तरीके से क्वेश्चन भी तैयार होता रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका काम है, HW है, होमवर्क है, और आप लोग ईमानदारी से जितने भी क्वेश्चन पूछे आप लोग जरूर रिप्लाई किया करिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे बांगर, खादर, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा आपको बताना है। वेरी गुड, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। आप सभी को मैंने अभी बताया कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को ही स्थानीय भाषा में रेगुर या रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक इससे पूछे गए, सब हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी की स्क्रीन पे, यहां पे देखिए, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है आपको बताना है। यहाँ पे रेतीली मिट्टी, चिकनी, काली, दोमट। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वेरी गुड, यहां पे विकल्प हमारा सही हो जाता है सी, काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है आपको बताना है। यहाँ पे महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है? 4 विकल्प आप सभी के सामने है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। वेरी गुड, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। आपको बताना है यहाँ पे विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। महाराष्ट्र में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। कौन सा वो क्वेश्चन है? पूछा जाता है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा बी, ये काली मिट्टी। ठीक, इसका निर्माण जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उसके टूटने फूटने से होता है। इससे रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी मैंने यहाँ पे बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन किस जगह पे होता है। 4 विकल्प आप सभी के सामने, कश्मीर के अनंतनाग में, दिल्ली के आसपास, या अजमेर की पुष्कर घाटी में, या उपर्युक्त सभी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अजमेर की पुष्कर घाटी में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन है, टीक बहुत ज्यादा मात्रा में कहां पर पैदा होता है? टीक वुड को सागौन भी कहते हैं, ये जानते रहिए आप। ये बहुत ही महंगी इमारती लकड़ी है, बहुमूल्य इमारती लकड़ी है। ये कहां पर पैदा होती है? हिमालय, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, असम और मेघालय। चारों में से यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? आपको जल्दी से रिप्लाई करना है। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मध्य भारत। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। अच्छा, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते चलते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ये द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है। इसके बीज में 2 पत्र होते हैं, यानी कि जब आप बीज तोड़ करके देखेंगे इसमें 2 दाने इस तरीके से दिखते हैं। जैसे आप चने में देखिए इस तरीके से, मटर आप तोड़ते हैं तो उसमें 2 कॉटिलेडन आपको दिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से ना। वो द्विबीजपत्री पौधा, जनरली जानने के लिए ये समझते रहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये जानिए, जो सागौन है वो हमेशा वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा है, ठीक है। और ये 80 से लेकर के 100 फुट तक लंबा होता है, और इसका जो वृक्ष होता है काष्ठी होता है, मजबूत काठ जैसा होता है। और इसकी लकड़ी की खासियत है हल्की है, मजबूत और बहुत समय तक चलने वाली है, इसीलिए ये बहुत ही महंगी बिकती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो वानस्पतिक नाम है, बोटैनिकल नेम है सागौन या टीकवुड का, क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नारियल के अधिकतम पेड़ होने वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जहां पर नारियल का पेड़ बहुत ज्यादा पाया जाता है? आपको बताना है। चारों विकल्प में से यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहां पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है दक्षिण कन्नड़, ठीक है। नारियल का अधिकतम पेड़ किस जिले में होता है? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है दक्षिण कन्नड़। क्वेश्चन है, सिंह, जिराफ, बाइसन, ये सभी जानवर फिल इन द ब्लैंक में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंख वृक्षीय वन। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, घास स्थल में पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन, ये सभी जानवर कहाँ पे पाए जाते हैं? घास स्थल में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ऊंट कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थल में, या ऑप्शन में आपका मरुभूमि दिया होता है, तो आप मरुभूमि पे टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झूम है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, झूम है। आसान सा क्वेश्चन, आपको कई बार करवाया गया है, तो आप लोग जल्दी से रिप्लाई करेंगे। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे जुड़ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सभी नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, कोई भी अपडेट दूं, आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे, ठीक है। चलिए रिप्लाई कीजिए, झूम है क्या है? चारों विकल्प में से यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, कृषि का एक तरीका है। झूम कृषि का एक तरीका है। ये आदिवासियों द्वारा पर्वतीय इलाकों में, किस इलाके में? ध्यान रखना है, पर्वतीय इलाके में। पर्वतीय इलाकों में जंगल को काट कर, जला करके जमीन तैयार कर फसल वहाँ पर उगाई जाती है। फिर कुछ वर्ष के बाद जमीन की जब उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, तब उस स्थान को छोड़ करके आगे के जंगलों में इस तरीके से ये खेती की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को साफ किया जाता है, फिर यहाँ पे खेती की जाती है, और इस भूमि की अगर उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो दूसरी जगह पर जाकर के कृषि की जाती है। और इस तरीके की कृषि को क्या कहते हैं? झूम खेती, चल चल करके जो खेती की जा रही है।
अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। वेरी गुड। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, नासिक। कहाँ पर? नासिक में। नासिक अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। चारों विकल्प में से यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है नासिक। अंगूर की खेती किसके अंतर्गत होती है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, तो उत्तर आपका सही हो जाएगा विटिकल्चर। विटिकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने ये बताया, ठीक। नागपुर मौसमी फल के लिए प्रसिद्ध है। किस फल के लिए? मौसमी फल के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है लैटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उपर्युक्त सभी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। लैटराइट मिट्टी उपरोक्त सभी राज्यों में पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना चाहिए जो एग्जाम में पूछा गया। लैटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। किसकी? आयरन, आयरन का संकेत Fe, और सिलिका की बहुलता होती है Si, इसका संकेत, ठीक है। आयरन का Fe और सिलिका का Si संकेत होता है, और हिंदी आप लोग सुन रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, लैटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, प्रचुरता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, लैटराइट मिट्टी में किसकी पैदावार अधिक होती है या किसकी खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है? तो चाय और इलायची की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। ध्यान दीजिएगा, क्या? चाय और इलायची, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से आप सभी लोग अच्छे से प्यार से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पेज पर जरूर। एक स्टूडेंट कम से कम 5 लोगों में शेयर जरूर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। आपको बताना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने, चारों में से यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने एक्टिव हैं, कितने एनर्जेटिक हैं। तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, फास्ट रिप्लाई, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ताप्ती या तापी ऑप्शन में रहे तो भी सही होगा। ताप्ती या तापी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ताप्ती, नर्मदा, माही, पेरियार, ये सभी नदियां किस में गिरती हैं? अरब सागर में। इनसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ताप्ती, नर्मदा, माही, पेरियार, ये सभी नदियां कहाँ पर गिरती? अरब सागर में। और इन सभी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि ये कहाँ पर गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा ना बना करके क्या बनाती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वो किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और इसमें कौन कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, जैसे नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, माही हुआ, पेरियार हुआ, जो अभी मैंने नाम लिया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ठीक है, बताना है। चंबल, ताप्ती, महानदी, माही। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मिलती है यानी कि गिरती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको जो साथ साथ में बताते चलते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी आप लोग पूरा ध्यान दिया करिए। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सभी नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। कौन कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट है चंबल यमुना की सहायक नदी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है किससे? राजस्थान नहर किससे पानी प्राप्त करता है, किस नदी से? सतलज, ब्यास, चंबल, रावी। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, सतलज नदी से। राजस्थान नहर अथवा इसको इंदिरा गांधी नहर भी कहते हैं। क्या, कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान अथवा इंदिरा गांधी नहर, ये नहर है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकाली गई है। ये जानते रहिए, क्लियर है? ये विश्व की सबसे बड़ी नहर योजना है, ये भी जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? विकल्प आप सभी के सामने है। चारों में से यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड, अभी जैसे आपको मैंने बताया उससे पता चल गया होगा, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? आपको बताना है कौन से दो राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद से संबंधित ऑप्शन यहां पे आपका पहला सही हो जाता है। ये दो राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, बृहस्पति। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन हमारे यहां पे कौन सा सही होता है? सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे यहां पे सही होता है सूर्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, निहारिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आप लोगों को जब एससीईआरटी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, पल्सर होते हैं। पल्सर क्या होते हैं? पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, तेजी से घूमने वाले तारे, उच्च तापमान वाले तारे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब दूरी पर होती है? अधिकतम दूरी पर। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर, 4 जुलाई। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 4 जुलाई को। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, जबकि यहाँ पे आप सभी को बता दें 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर होती है। जब अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे कहते हैं अपहेलियन, अपसौर, और जब न्यूनतम दूरी पर होती है उसे कहते हैं पेरिहेलियन, उपसौर। ठीक है, सामान्यतः इस जो ये परिघटना होती है इसकी तिथि यही रहती है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू की गई? विकल्प आप सभी के सामने है। पृथ्वी घंटे की अवधारणा, अर्थ आवर। ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है डी, मार्च 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से इसकी शुरुआत हुई। अर्थ आवर WWF द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक अभियान है जो प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 PM से 9:30 PM तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, विस्फोटी तारा। सुपरनोवा क्या है? विस्फोटी तारा है ये। सुपरनोवा विस्फोटी तारा का उदाहरण है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, ध्रुव पर, प्रमुख यामोत्तर, अंटार्कटिका, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं क्योंकि इससे प्रकाश वृत्त हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन है, दिन और रात बनते हैं कैसे, किस कारण से बनते हैं? पृथ्वी की कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है सी, घूर्णन की गति के कारण। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है विकल्प सी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का फिल इन द ब्लैंक को यह अधिकार देता है, मतलब कौन सा अनुच्छेद यह अधिकार देता है कि, यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है, का के बाद फिल इन द ब्लैंक है, संसद को अधिकार देता है कि उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? विकल्प डी से होता है अनुच्छेद 3 है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बना करके नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? त्याग है, समाप्ति, वंचन या फिर देशीकरण? विकल्प आपका यहाँ पर डी से हो जाता है, देशीकरण से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। और भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। तो नागरिकता का परित्याग करने पर, समाप्ति व वंचित किए जाने पर भारत की नागरिकता रद्द हो सकती है। देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है या राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होता है या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जाता है? विकल्प यहाँ पर आपका डी सी होता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जाता है। मौलिक अधिकार जो है ये नैसर्गिक अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है और इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प बी, अनुच्छेद 12 से लेकर के 15 तक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और वर्तमान में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 थे, एक हटा दिया गया है। किसको हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को। क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? विकल्प आपका डी सही होता है, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 ये कहता है कि समानता के अधिकार के बारे में 14 से 18 समानता के अधिकार के बारे में बताता है और समानता के मौलिक अधिकार का मतलब जो उद्देश्य होता है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना होता है, समानता देना होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? विकल्प आपका डी सी होता है, अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 है, ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। 24 ये संविधान का जो 24 है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ये कहता है। और ये मतलब शोषण से संबंधित 24 है। 17 जो है आपको कई बार बताया जा चुका है, अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी? हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यहाँ पर आज का सवाल है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता आज का सवाल है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? 1952, 66, 50 या फिर 76? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? जब कॉन्टिन्यूसली आप बोलते रहिए ना तो थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करी जाती है। तो चलिए आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में और फटाफट से आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो दिल से वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बस। बाकी मोटिवेशन तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है और ज़्यादा बढ़ जाता है, हिम्मत आ जाती है, फिर लगता है नहीं कि आप लोगों ने मेरे काम को सराहा है। तो चलते हैं फिर, इसी के साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। एकदम से आपके अंदर ना जोश कभी कम नहीं होना चाहिए तब तक जब तक कि आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।